आज हम स्टार्ट करें सोशल इश्यूज वाले पार्ट से। फर्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम फॉर्म किया है इसके लिए, कॉल्ड नमस्ते स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते। अब इस नमस्ते स्कीम में आइडिया क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी जो सैनिटरी लैट्रिन वगैरह बना रखे हैं, ठीक है, उनको कैसे हम लोग ह्यूमनाइज, मतलब जो ह्यूमन क्लीनिंग है उसको हटाकर मैकेनाइज क्लीनिंग लेके आए। ठीक है, तो आइडिया ये 100% मैकेनाइज होना चाहिए, स्पेशल क्लीनिंग होनी चाहिए, सीवर सेप्टिक टैंक्स की डिसिल्टिंग होनी चाहिए, ड्रेन्स की, गार्बेज लिफ्टिंग और स्लज हैंडलिंग। ठीक है, तो जो भी मतलब इसके अराउंड अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अराउंड पूरा का पूरा ये स्कीम वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं स्कीम के अंदर। और इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये नोडल एजेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। वो इस स्कीम, जो नमस्ते स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करे। तो ये जो फैक्ट्स है आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 3 टियर स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा और सिटी लेवल पे नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट होंगे जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन जो है स्कीम का करेंगी। ठीक है, अब एम क्या है नमस्ते स्कीम का, तो पहला, एक तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटीज हमें देखने को मिलती है, बिकॉज आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कभी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में आप पढ़ते ही रहते होगे कि कुछ वर्कर्स जो थे वो सेप्टिक टैंक साफ करने गए और पॉइजनस गैस से उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो इस टाइप की जो फर्टिलिटीज है इसको जीरो करना है, ताकि कोई सैनिटेशन वर्कर जो है सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग करते वक्त उसकी मौत ना हो। ऑल सैनिटेशन वर्क इज परफॉर्म बाय स्किल वर्कर्स। ऑल्दो हम लोगों ने इसमें आगे देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, आगे इसमें और अच्छे से वो गिवन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अभी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो वर्क है वो टोटली अनस्किल्ड वर्क है। तो ये लोग ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करा के उनसे वो मैनुअल वर्क कराते हैं। तो यहाँ पे एम हमारा यहाँ ये है कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो लोग पहले कर रहे थे उनका हम स्किल अपग्रेडेशन करें, ताकि वो मैकेनाइज क्लीनिंग में अब अपना रोल प्ले कर सके। Next, no sanitation worker should come in direct contact with human fecal matter. And then sanitation workers are collectivized into self help group. ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके पास कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है उनका, उनको बेटर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपना भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे कर सकें या कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड देख सके। ठीक है, तो ये ब्रॉडली इसके अंदर एम है। अब यहाँ पे हम लोग जो सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर है, जो मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, या सिटी लेवल पे या अर्बन लोकल बॉडी लेवल पे, ठीक है, वो सबको उनका जो रोल है ये सुपरवाइजरी का उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे। और लास्टली इंक्रीज करेंगे अवेयरनेस अमंग द सैनिटाइज सर्विस सीकर्स। ठीक है, जो लोग हैं जो ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मतलब सैनिटेशन की सर्विस सभी को जरूरत पड़ती है, बिकॉज अपने एरिया में कहीं ना कभी क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग इस टाइप की सर्विसेज सीख कर रहे हैं उनका भी एटीट्यूड चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स दीज सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो ये ब्रॉडली एम है इस नमस्ते स्कीम का। फर्दर अगर हम बात करें, इसके अंदर आइडेंटिफाई किए जाएंगे सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स। ठीक है, SSW उनको इस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है जो कि हेजार्डियस क्लीनिंग में अभी एंगेज्ड है, उसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट करें और उनको बेटर सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी दें। ठीक है, जब आप देखते हो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है तो ऑटोमेटिकली उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी के साधन नहीं होते, और जब उनके पास ऐसे मीन्स नहीं होते तो ऑटोमेटिकली इस टाइप की लो स्किल्ड वेज जो है उस या जो जॉब है उसके अंदर उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव चॉइस ही नहीं है उन बेचारों के पास। तो हम यहाँ पे 2-3 चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी नेट, लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जिसके अंदर हम जानते हैं 5 लाख का जो इंश्योरेंस है मिलता है फॉर सेकेंडरी एंड टेरिशरी हेल्थ केयर, तो वो चीज इनको मुहैया कराई जाएगी। दे विल बी प्रोवाइडेड लाइवलीहुड असिस्टेंस इंक्लूडिंग कैपिटल सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट सब्सिडी भी इन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज को लेके या सिटीज को लेके स्कीम है, जैसे कि अमृत एक स्कीम है, ठीक है। अमृत इज अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो स्कीम है इसको कन्वर्ज करेंगे ताकि जो नमस्ते स्कीम है उसके साथ वो अलाइन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको जो बाकी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है लाइक पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सभी मुहैया कराई जाएंगी। अब आते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है इंडिया के अंदर बैंड हो रखा है, ठीक है। एंड इट वाज बैन बाय द 2013 एक्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट। तो इसके द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बैन कर दी गई थी। और अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने बेसिकली ये बोला, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोग आइडेंटिफाई किए गए थे उनमें 97% लोग जो थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये डेटा अगर आप कोट कर सको इस टाइप के आंसर में तो काफी ठीक रहेगा। अब मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है, तो आई थिंक वो बताने की जरूरत नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजर की जो डेफिनेशन है वो आपको इस एक्ट के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक वो सबको पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब इस लॉ के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज भी मेंशन्ड है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को अगर प्रिवेंट करना चाहते हो तो डिमोलिश करो इनसैनिटरी लैट्रिन्स, ठीक है। तो पुराने जमाने में होती थी जहां पे इस टाइप का सिस्टम रहता था कि किसी एक पर्सन को वो जो पूरा जो फीकल मैटर है लोगों का उठा के लेके जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं बनाना कोई भी हमें टॉयलेट, हमें जो टॉयलेट बनाना है वो मॉडर्न टॉयलेट होना चाहिए जो खुद क्लीन कर सके, ठीक है। तो उस टाइप के बनाने हैं और जितने भी पुराने इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं उनको डिमोलिश करना है। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इसमें। नेक्स्ट, इसके अंदर ऑफेंसेस भी सेट किए गए थे ऐसे लोगों के लिए जो मैनुअल स्कैवेंजर को एम्प्लॉय कर रहे थे, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो आगे हायर कर लेते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स को, तो ये ऐसे लोगों के ऊपर डायरेक्टली ऑफेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन की भी बात करी थी। जो एग्जिस्टिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको इस जॉब से निकालकर उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल हेल्प और परचेजिंग प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी हेल्प मिलनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा नमस्ते स्कीम इसी डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो प्रोविजन थे ये 2013 के एक्ट के अंदर उतने इफेक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से रिहैबिलिटेशन वाला जो पार्ट है वो मिसिंग था। तो ये जो लोग हैं जो मतलब जिनके पास कोई ऑल्टरनेट मीन्स नहीं था लाइवलीहुड का, तो उन बेचारों को इन्हीं कामों में वापस जाना पड़ रहा था। और लास्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग मैनुअल स्कैवेंजर्स किसको दिया गया था, तो ये लोकल बॉडीज को दिया गया था। बिकॉज ये जो क्लीनलीनेस या मेंटेनेंस है ड्रेन्स वगैरह का, ये सारा काम जो लोकल बॉडीज का रहता है, तो उन्हीं पे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टू आइडेंटिफाई सच मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है। तो ये ब्रॉडली इस एक्ट के अंदर आइडिया था। अब वे अहेड देख लेते हैं। पहला, कंसल्टेशन होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। तो चाहे फिर वो सफाई कर्मचारी हो या जो अभी हमने एसएसडब्ल्यू पढ़ा, ठीक है, सेप्टिक वर्कर्स वगैरह, तो इन सब के साथ एक ब्रॉड कंसल्टेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग अर्बन लोकल बॉडी, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव। और फिर जाके एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि जो एग्जिस्टिंग लूप होल्स है उनको एड्रेस कर सके। नेक्स्ट, टैकल करप्शन इन लोकल बॉडीज। तो ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, आप जैसे कि जानते हो लोकल बॉडीज में करप्शन बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, जिसके चलते प्रॉपरली इनको टाइमली फंड डिवॉल्व नहीं होते या फंड या जो वेजेस है इन लोगों की नहीं दी जाती। नेक्स्ट, कई बार क्या करते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स को रख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आगे जो है वो इनफॉर्मल बेसिस पे मैनुअल स्कैवेंजर्स को हायर कर लेते हैं ताकि उनको जो रेगुलेटरी जो इसके अंदर पूरा प्रोसेस है उससे वो लोग बच जाएं, ठीक है। क्योंकि इनफॉर्मल होते हैं तो उन्हें दिखाना नहीं पड़ता कि क्या सोशल सिक्योरिटी नेट है इनके पास या क्या इनके पास सेफ्टी गेट्स वगैरह, उन सब से बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट मैकेनाइजेशन। नमस्ते स्कीम के अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा है। रिसेंटली प्राइवेट स्टार्टअप था जिसने एक रोबोट बनाया था कॉल्ड बैंडिकूट। केरला का कोई आई थिंक स्टार्टअप था ये बैंडिकूट। ये मैकेनाइज रोबोट है जिसके थ्रू पूरा जो क्लीनिंग है सीवर वगैरह का, ड्रेन्स का, वो हो सकता है बैंडिकूट से। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए जब भी हम बात करें कि मैकेनाइजेशन करें, तो कोई आपके पास एग्जाम्पल है क्या?
नेक्स्ट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, बिहेवियरल चेंज होना चाहिए इफ स्पेसिफिकली लोगों में, ठीक है, नॉर्मल पीपल जो है उनके अंदर इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है तो ये स्ट्रेट अप आर्टिकल 17 जो है उसके खिलाफ जाता है, ठीक है। तो उनको इस टाइप के कामों को रोकना चाहिए। जब तक सोसाइटी की तरफ से इस चीज का प्रेशर नहीं आएगा तब तक शायद ये सोशल लेवल खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें कुछ लूप होल्स आई थिंक ये पहले देख लेना चाहिए था, बट एनीवेज तो यहाँ पे देख लो, अभी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रेवलेंस अभी भी चल रहा है तो उसका कारण क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर लो कन्विक्शन रेट है, ठीक है, कि ऑफेंसेस में अगर कोई रजिस्टर भी हो रहा है या किसी को बुक भी किया जा रहा है ऑफेंसेस के अंडर उस एक्ट में, तो उसको कन्विक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, वेग लीगल प्रोविजन है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वॉयलेटर्स जो है वो उसका सहारा लेके बच जाते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव गियर, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो बहुत ही वेग टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर असाइनमेंट नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इवन अगर आप अर्बन लोकल बॉडीज पे देखोगे तो वो ये बोल देती है कि हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को आगे काम दे दिया था, अब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन बनता है। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। फिर मैकेनाइजेशन में इश्यू है, क्योंकि मैकेनाइजेशन जो है काफी कॉस्टली है, ठीक है, कॉस्ट के रिलेटेड इश्यूज हैं जिसके चलते वैसे अर्बन लोकल बॉडीज जो है कैश क्रंच में रहती हैं, तो मैकेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, एक्यूट पॉवर्टी है, तो ऐसे लोग जो इनके पास और कोई स्किल ही नहीं है तो वो बेचारे इस टाइप के काम में आ जाते हैं, तो वो एक इश्यू है। एंड लास्टली, लैक ऑफ एडिक्वेट मीडिया अटेंशन या पीपल अवेयरनेस आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक केस है जो आप लिख सकते हो, सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसको खत्म करने की जरूरत है। सो आई थिंक सिंपली ये सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आई थिंक याद ही रह सकता है। और राइट, तो इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइट टू हेल्थ। आई थिंक हिमांगी आपका था ये। ओके, सो राइट टू हेल्थ ये क्यों आया, क्योंकि न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी राज्यसभा में रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल आया जिसके थ्रू राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट पास करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। एनीबडी वुड लाइक आंसर? ओके, नोबडी। अच्छा, आप बताएं। हाँ नीति। मिनिस्टर के अलावा जो प्रेजेंट करता हो, जो मिनिस्टर के अलावा प्रेजेंट करता हो, करेक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइट टू हेल्थ के बारे में। राइट टू हेल्थ क्या होगा? ह्यूमन राइट होगा, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा आपके स्टेट पर कि वो इंश्योर करे आपको एक्सेस टू टाइमली एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अप्रोप्रिएट क्वालिटी की होनी चाहिए, एज वेल एज टू प्रोवाइडिंग फॉर द अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो एक तरह से लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा स्टेट्स पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, ये इंक्लूड करता है सेफ एंड पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, फूड, हाउसिंग, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिसिंग तो नहीं बोलूंगी, है प्रेजेंट, पर एक्सेसिबल नहीं है। अगर इसको हम राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट का दर्जा दे देंगे तो शायद ये और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। राइट टू हेल्थ में और क्या आएगा? फ्रीडम और एंटाइटलमेंट, ये दो चीजें होती हैं, ये भी आ जाएंगी। तो फ्रीडम सबसे पहले देखते हैं फ्रीडम क्या होता है। ये इंक्लूड करता है राइट टू कंट्रोल वंस हेल्थ एंड बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स को ये इंश्योर करेगा, और आप फ्री होंगे किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से, जैसे कि फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड नॉन कंसेंशुअल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम सब ने कोविड वैक्सीन के टाइम पर ये बहुत ज्यादा देखा होगा कि कंसेंट नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन का, फिर भी हुआ लोगों पर। तो इन सब से हमको एक तरह से फ्री रहेंगे हम। दूसरा है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट में क्या आता है? राइट टू अ सिस्टम ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन that gives everyone an equal opportunity to enjoy the highest attainable level of health. तो हर किसी को यह अधिकार होगा कि आप हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ हेल्थ जो होता है वो आप एंजॉय कर पाए। अब हम देखते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ द राइट टू हेल्थ। इसके चार हैं।
अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और क्वालिटी। अवेलेबिलिटी में क्या आता है? सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फंक्शनिंग पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोग्राम सबके लिए होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी में हेल्थ फैसिलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी में और क्या क्या आता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं कि पैसा ही नहीं है हमारे पास इलाज कराने का और आपकी रेट्स इतने ज्यादा हैं, तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। हमको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर किस डिपार्टमेंट के ज्यादा अच्छे हैं, किनके पास जाना चाहिए। मतलब होता नहीं है लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें रिपोर्केशंस देखने पड़ते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी रिलेट्स टू रिस्पेक्ट फॉर मेडिकल एथिक्स, कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए जेंडर की तरफ। इस पर एक्सेप्टेबिलिटी में ये मेडिकल हेल्थ एथिक्स जो है, इसमें मतलब आप सबने देखा होगा ये मेल गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो उनसे जो फीमेल्स होती हैं पेशेंट्स, वो झिझकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में। तो अगर एक प्रॉपर मेडिकल एथिक्स होगा, कल्चरली अप्रोप्रिएट होगा, तो शायद ये प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकते हैं। क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव, पीपल सेंटर्ड, टाइमली, इक्विटेबल, इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट। ये 4 कोर हैं कंपोनेंट्स राइट टू हेल्थ के। अब की फीचर्स क्या है राइट टू हेल्थ के? इंक्लूसिविटी, सबसे पहले सब कुछ को इंक्लूड करेगा। राइट बेस्ड अप्रोच रहा अगर आपका, तो हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम प्रायोरिटाइज करेगा नीड्स ऑफ दोज फर्देस्ट बिहाइंड फर्स्ट टुवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी एज एनविसाज्ड इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो हमारे 2030 एजेंडा में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसमें भी ये बात कही गई है कि प्रायोरिटाइज करें आप नीड्स ऑफ दोज फर्देस्ट बिहाइंड फर्स्ट टुवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी। सेकंड की फीचर है सेकंड की फीचर है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। राइट टू हेल्थ मस्ट बी एंजॉयड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह का ना कि आपके रेस को कंसिडर किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन, ना एज ना एथनिसिटी, कि आप इस एथनिसिटी के हो तो आपका इलाज नहीं होगा, या आप गोरे हो तो आपका इलाज नहीं होगा, या आप अभी बहुत बूढ़े हो चुके हो तो आपका इलाज नहीं होगा। ऐसे सेवरल अदर जो फैक्टर्स होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ये नहीं होने चाहिए। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ensuring that national stakeholders, including non-state actors, non-governmental organizations, are meaningfully involved in all phases of programming, assessment, analysis, planning, implementation, monitoring और evaluation। तो ये जो सारे काम हैं, अगर इन सब में सबका एक मिला जुला स्वरूप होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, पार्टिसिपेटरी होगा, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। WHO भी एनविसाइज करता है कि हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये हम लोग अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज, दुनिया में आधे से ज्यादा देश जो हैं, उनमें की यूरुग्वे, लातविया, सेनेगल, ये सारी कंट्रीज भी हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करती हैं गारंटीड राइट टू पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल केयर। तो हमारी कंट्री को भी ये कंसिडर करना चाहिए। चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग राइट टू हेल्थ। सबसे पहला चैलेंज है कि लो हेल्थ केयर स्पेंडिंग। हमारी जीडीपी का सिर्फ 2% जाता है हेल्थ सेक्टर को, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है सब ऑप्टिमल कैपेसिटी। अब ये सब ऑप्टिमल कैपेसिटी बेसिकली बात कर रहा है कि जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है, या पेशेंट टू बेड, या नर्स टू पेशेंट, इसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। WHO कहता है कि हर 300 मरीज पर आपको एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि हर 670 पेशेंट पर आपको एक नर्स मिलती है। वहीं पर डॉक्टर की बात करें, WHO कहता है कि हर 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर हो, पर हर 1511 पेशेंट पर एक डॉक्टर है। सेम इज द केस विद बेड्स, mere 0.5 बेड्स फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन।
वीक प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा। तो इसमें ये है डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा किसी को पता है ये क्या है? एनीबडी? प्राइमरी हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए ना अलमाता। यस करेक्ट। अल्मा आटा के बारे में मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। ये लार्जेस्ट सिटी है कजाकिस्तान की और ये 1998 तक, आई थिंक, हाँ 1998 तक कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी। अब भी क्या है कजाकिस्तान की कैपिटल? एनीबडी? नूर सुल्ताना। नूर सुल्ताना। नूर सुल्ताना। It changed to Astana again. Yes, it's Astana. Okay. So yes, अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज प्राइमरी हेल्थ केयर टू द अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। 60% ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया हैव ओनली वन डॉक्टर। अब इसमें भी देखिए खामियां। अबाउट 5% हैव नन। चलो 60% के पास तो एक है, 5% के पास वो भी नहीं है। दिस एडवर्सली इम्पैक्ट्स फिल्टरिंग ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। जाहिर सी बात है। रीजनल डिस्पैरिटी इन एक्सेसिबिलिटी। अब इसमें बताया गया है कि 70% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है। वहीं पर जो प्रॉपर क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो हमें अर्बन एरियाज में मिलती हैं। जैसे कि 80% डॉक्टर्स आपके अर्बन एरियाज में हैं, 75% डिस्पेंसरीज अर्बन एरियाज में हैं, 60% हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में हैं और पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। इंडिया करेंटली नीड्स एन एडिशनल 6.4 मिलियन हेल्थ केयर रिसोर्सेज टू सर्व इट्स पॉपुलेशन। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है अभी हमें 6.4 मिलियन लोगों की हेल्थ केयर वर्कफोर्स की जरूरत है। नेग्लेक्टेड डिजीजेस। इन डिजीजेस में ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, इसीलिए नेग्लेक्टेड है। In low income countries, in rural areas and settings where poverty is widespread, hence they do not get adequate attention by pharma industry. Poor governance है. Public sector offers healthcare at low or no cost, but is perceived as being unreliable, of indifferent quality, and generally is not the first choices unless one cannot afford private care. तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहा है कि कितनी ज्यादा बुरे हालात हैं, पुअर गवर्नेंस है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रहे हैं राइट टू हेल्थ पर, इसको देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली गारंटी अ फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। क्योंकि नहीं है राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए मेंशन किया गया है कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 केस में कि राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 के अंडर आता है, जो कि गारंटी करता है राइट टू लाइफ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं आर्टिकल 21 एक अम्ब्रेला टर्म हो गया राइट टू लाइफ, तो उसी के अंडर ये राइट टू हेल्थ को भी इंक्लूड कर दिया गया है। whereas the demand is कि it should be a specific right under fundamental rights। और मल्टीपल रेफरेंसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक हेल्थ को लेकर। 3 तो डीपीएसपी में ही। पहला आर्टिकल 39E ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप सिक्योर करें वर्कर्स की हेल्थ को। आर्टिकल 42 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि ह्यूमेन कंडीशंस बनाएं वर्क और मैटरनिटी लीव के टाइम। Article 47 casts a duty on the state to raise the nutrition levels and standard of living of people and to improve public health। Article 243G बताता है पंचायत को कि स्ट्रेंथन करें अपनी पब्लिक हेल्थ को। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे कंट्री में। इससे पहले और क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इंडिया के तरफ से राइट टू हेल्थ के लिए? तो सबसे पहले 2019 में हाई लेवल ग्रुप फॉर्म हुआ था हेल्थ सेक्टर के लिए अंडर 15th फाइनेंस कमीशन, और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाए।
दूसरा रिकमेंडेशन उन्होंने बोला था कि हेल्थ को हम स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें। और क्या रहा है इनिशिएटिव? दूसरा इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि 2017 में आई थी, वो बताती है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में, जिसके अंडर हम सबको पता है आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था 2018 में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 केम, ये प्रोवाइड करेगा मेंटल हेल्थ केयर और सर्विसेज उन सबको जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021, ये रीसेंट इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा कि लोअर डाउन करें इंसिडेंसेस एंड प्रीवेलेंस ऑफ रेयर डिजीजेस, एनेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू पेशेंट्स ऑफ रेयर डिजीजेस, और इंक्रीज करें इंडिजिनस रिसर्च पर, इंक्रीज फोकस करें इंडिजिनस रिसर्च पर। अब वे फॉरवर्ड्स क्या हैं इन सभी चैलेंजेस के? तो सबसे पहले तो कॉम्प्रहेंसिव लॉ होना चाहिए राइट टू हेल्थ के लिए। Legislative guaranteed right will make access to health legally binding and ensure accountability. ये कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो हमको रोल ऑफ यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये जो 3 मेन सेक्टर्स हैं, इनको जो है क्लियर कट डिफाइन कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये काम है, यूनियन तुम्हारा ये काम है, स्टेट तुम्हारा ये काम है, और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तुम्हारा ये काम है, ताकि फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में। तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड ये है कि सबको सबका अपना अपना काम बता दो। दूसरा है राइट टू हेल्थ शुड बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है एकदम अलग से, तो इसको मेंशन करने की जरूरत है। इससे होगा क्या, आपके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया जा सकेगा। तीसरा वे फॉरवर्ड ये है कि आप स्टैब्लिश करें नेटवर्क गवर्नमेंट के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, तो काफी स्मूथ हो जाएगा वर्किंग। The Act should clearly state various processes and mechanisms for tracing, testing, and treatment for controlling the epidemics through appropriate and timely interventions at national, state, and local levels, which we all saw the actual reality during COVID times कि ये कहीं ना कहीं missing था। Fiscal and monetary, I guess ये लिखा है, fiscal and monetary relief for states and local bodies during medical emergencies should be included. Special protection should be given to healthcare and sanitation workers, and keeping in mind the social dynamics of the society. फंडिंग को एनहेंस करें। हमने पढ़ा ही था अभी कि हेल्थ सेक्टर में हमारी जीडीपी का सिर्फ 2% जाता है, तो एटलीस्ट इसको 3% करना चाहिए। डिजिटाइज करें हेल्थ केयर सिस्टम को, इससे हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्लानिंग होगा ताकि हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये राइट टू हेल्थ यहाँ मैं कंक्लूड करती हूँ। आप में से किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो प्लीज बताएं। कि राजस्थान असेंबली ने राइट टू हेल्थ बिल पास करा है, मतलब प्रेजेंट करा है, अभी वो कमेटी में गया है। तो मैं कह रहा था, एक तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल करके एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, तो इस टाइप की बॉडीज को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले फ्यूचर पेंडेमिक्स को हम लोग पहले इफेक्टिवली डील कर सके। तो एनसीडीसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। तो इसको स्ट्रेंथन कर दो ताकि पैंडेमिक जैसा, कोविड जैसा वापस अगर आता है तो हम लोग इफेक्टिवली डील कर पाए, या ट्रेसिंग और मिटिगेटिंग स्टेप जो है किसी भी पैंडेमिक के अगेंस्ट वो इफेक्टिवली लिए जा सके। प्लस ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है, इसने एक और चीज रिकमेंड की थी, इन्होंने रिकमेंड किया था ऑल इंडिया सर्विस कॉल्ड इंडियन हेल्थ सर्विस, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस ये जो नेग्लेक्टेड डिजीज यहाँ पे टॉपिक बोला गया था, ये इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है पूरा, एनटीडी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, तो स्पेसिफिकली इनके लिए ये वर्ड है, तो ये कीवर्ड थोड़ा देख लेना, ये आपके आंसर्स में होना चाहिए। और हाँ, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 का, उसने बोला है कि हमारा जीडीपी का 2.5% होना चाहिए, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने ये चीज बोली है। और अभी करंटली बात करें, मतलब ड्यूरिंग द लास्ट बजट, ये जो था हमारा हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है वो 2% तक बढ़ गया था,
बट ये 2% बढ़ने का रीजन ये था कि मैक्सिमम स्पेंडिंग वैक्सीन डेवलपमेंट में की गई है या वैक्सीन डिसबर्सल में की गई है, जो कि अभी कोविड के लिए की गई है स्पेसिफिकली। अदरवाइज हमारा जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है वो लैंग्वेज करता है 1.8 के आसपास, ठीक है। तो देख लेना, ये हो सकता है आगे उसी साल में इसके बराबर आ जाए। तो इसको थोड़ा सा और एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी आई थिंक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जरूर लिख लेना। मतलब अपने आप में बाकी तो होलिस्टिक आंसर था, बस आप थोड़ा बहुत इधर उधर इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, किसी को और ऐड करना है क्या? एक और ऐड कर सकते हैं कि डिजिटल जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें इको कर रहा है साउंड, उसमें आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अभियान। हाँ, आई थिंक इसी लाइन में शायद नेशनल डिजिटल हेल्थ स्टैक करके हम लोग एक चीज लाए हैं, ठीक है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा था एक तो हेल्थ आईडी हम लोग दे रहे थे, पर्सनल हेल्थ आईडी दे रहे थे सबको, ठीक है। टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री था जिसमें हॉस्पिटल का रजिस्ट्री था, ठीक है, और डॉक्टर्स का रजिस्ट्री था, और ई मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर था, ठीक है। तो ये सब देख लेना, नेशनल डिजिटल हेल्थ स्टैक के अंदर हम दे रहे थे। और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो इसको टेक केयर करेगी, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, फिर न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं। सो पहला है रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉ। तो इतना ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना, डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन पर्सनल हेल्थ ग्रीवेंसेस इन लॉ एंड जस्टिस। तो उन्होंने अपना ये 118th रिपोर्ट पेश किया था ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉ। तो करंटली जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई कपल जो है वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, तो हमारे पास एक सेंट्रल एजेंसी है उसके लिए, कॉल्ड सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो कारा बेसिकली जितने भी अनाथ आश्रम है कंट्री के अंदर उनको चलाता है, ठीक है, या ऑर्फनेजेस जो है उनको टेक केयर करता है। सबको रजिस्टर इसके थ्रू होना पड़ता है, और इसी के थ्रू पूरा का पूरा जो अडॉप्शन जो पेपर वर्क होता है इसी एजेंसी के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन करंटली हमारे पास एक और लॉ है कॉल्ड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो अगर इस एक्ट के थ्रू किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उसको कारा से रजिस्टर होने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कारा का जो रेगुलेटरी या जो ओवर आर्चिंग इसके ऊपर पूरे चाइल्ड अडॉप्शन के ऊपर जो कर रहा है रेगुलेशन, वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कुछ और भी रीजंस है, जैसे कि बहुत सारे अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनकी पुअर फंक्शनिंग की वजह से बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है, या चाइल्ड अब्यूज जैसे बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो ये भी चीज एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, adoption matters are being dealt by Ministry of Law and Justice and Ministry of Women and Child Development, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन दो मिनिस्ट्रीज के बीच में कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है इसकी वजह से। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया है कि पहले तो हार्मोनाइज करो, ताकि ये जो दो कन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशन है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको एड्रेस करो, ताकि कारा का एक ओवर आर्चिंग रेगुलेशन हो जाए चाइल्ड अडॉप्शन के अंदर, ठीक है। या हम हर चाइल्ड अडॉप्शन को रजिस्टर करवा सकते हैं मैंडेटरीली विद कारा। प्लस न्यू लेजिस्लेशन बना जिसमें LGBTQ कम्युनिटी है, इसका भी ध्यान रखा जाए। अभी करंटली कपल जो कि बच्चा नहीं हो रहा है जिनको, वही लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिफॉर्म करके हम LGBTQ कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ थर्ड पार्टी स्टडी ऑफ ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड एम्पावर DM टू टेक डाउन अनरजिस्टर्ड CCIs, ठीक है। तो ताकि जो चाइल्ड अब्यूज है या जो चाइल्ड डेथ हो रही है यहाँ पे वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ले सकते हैं जहाँ पे ये जो दोनों मिनिस्ट्रीज है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो या वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट हो, वो सब एक साथ आकर काम करें। नेक्स्ट, गार्डियनशिप लॉ जो है उसको भी अमेंड करने की जरूरत है, बिकॉज अभी इसके अंदर बहुत सारे सोशली या कल्चरली इनअप्रोप्रिएट टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि इलिजिटिमेट चिल्ड्रन की बात होती है। इलिजिटिमेट चिल्ड्रन जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में ऐसे चाइल्ड के लिए यूज होता है हु इज नॉट बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसके बाहर वो पैदा हुआ है, तो उसके लिए इलिजिटिमेट शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। तो इसको हटाने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज करंटली कल्चरली इनअप्रोप्रिएट वर्ड,
सो इतना ही था इसके अंदर, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, so next one is Palan 1000. So this one is launched by the government, Palan 1000 campaign campaign and parenting app for focus on child health. So this is 1000 matlab for the it is like focusing on the first 1000 days of the after the birth of the child. So Palan 1000 journey of the first 1000 days focuses on cognitive development of children in the first 2 years of its life. The first 1000 days establish a solid platform for child's physical, mental, emotional, cognitive, and social health. So app will provide caregiver with practical advice on what they can do in their everyday routine and will help resolve the various doubts of parents and will direct our efforts in the development of child. बस यही है Palan 1000. इसमें कुछ ऐड करना है or should I go to the next one? ठीक है. Moving on, women scientists. So according to Department of Science and Technology, number of women scientists have gone up over the past 2 decades. And इसमें highlights क्या है? Percentage of women among researchers have grown from 13.9% in 2015 to 18.7% in 2018. So, however, there were fewer women researchers in engineering and technology, that is 14.5%. So, engineering and technology में कम है, natural sciences, agriculture and health sciences में ज़्यादा है, right? Natural sciences में 22.5% and health sciences में 24.5%. 28% women participants in extramural sponsored R&D projects in 2018-19. So this has also increased. It was 13% in 2000-2001. Then participation of women is healthy till postgraduate level, but there is a drop at postdoctoral level, right? PG tak theek hai, it is healthy, but postdoctoral level, there was a drop. Then constraints faced by women, social conditioning, that is gender bias against women, early marriage, organizational practices, that is gender discrimination in rules and practices, and then there is glass ceiling, etc. Then steps taken by government. ये एक बार नाम देख लेना, किरण, विज्ञान ज्योति, क्यूरी, and Gati, and then there is Indo-US Fellowship for Women in STEM. So Kiran, it deals with knowledge involvement in research advancement through nurturing scheme. इसमें यही है, this is for women scientists. याद रखने वाली चीज ये है, it is by Department of Science and Technology, and this is for women scientists. And then there is Vigyan Jyoti STEM. Vigyan Jyoti is for high school girls to encourage them to pursue higher education in STEM. That is science, technology, engineering, and maths. Then there is Curie. ये sub-component of Kiran है. And to develop state-of-art infrastructure in women universities. So Kiran and Curie. Curie is a sub-component of Kiran under DST. And then there is Gati, gender advancement for transforming institutions. That project. This is a project based on UK's Athena Swan Charter. Then there is Indo-US Fellowship for Women in STEM. Right. Somebody wants to add something? हाँ, ये गति वाला जो स्कीम है, यहाँ पे एक बेसिकली ग्रेडिंग होता है इंस्टीट्यूशन का, जिससे जो जेंडर डाइवर्सिटी है उसको हम लोग एड्रेस कर सके कि किसी इंस्टीट्यूशन में अगर जेंडर डाइवर्सिटी कम है तो व्हाट स्टेप नीड्स टू बी टेकन ताकि जेंडर डाइवर्सिटी मतलब जेंडर डाइवर्स वो इंस्टीट्यूशन हो जाए. ठीक है, तो ये गति के अंदर ये ग्रेडिंग सिस्टम है एक तरीके का. एंड ये जितने भी अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इन स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, उसके अंदर हायर एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो 40% से अबव है. ये वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट में से एक आता है. ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम इनका रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन देखें तो इट ड्रॉप्स डाउन टू ऑलमोस्ट 20%. मतलब ये अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग 20% हुआ है, विच इज ऑल टाइम हाई. नहीं तो पहले इससे भी नीचे था, ऑलमोस्ट 14-15% रहता था. तो ये थोड़ा देख लेना कि हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन अच्छा है, लेकिन जैसे ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो इट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन.
तो ये OECD कंट्रीज के लेवल के भी नीचे चला जाता है रिसर्च वर्क में, लेकिन हायर एजुकेशन में OECD कंट्रीज के भी ऊपर रहता है, ठीक है। तो थोड़ा पैराडॉक्सियल है, या इसके लिए फिर आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हो लीकी पाइपलाइन और वो सब चीज, ठीक है। कंटिन्यू मैम। Moving on, there is e-Samadhan portal, UGC का. UGC will soon launch e-Samadhan, a single window for submitting grievances by merging the different portals and helplines that exist currently. So aims to fast track resolution of complaints, monitor institutes that are slow in responding to them. Portal will be available 24/7 and specific timelines have been laid down for addressing the grievances. तो जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन करने वाले हैं, so for them there is e-Samadhan portal to submit their grievances, right? Anything to be added here? Okay, moving on. Next one is functionally literate district. So Mandla district of Madhya Pradesh, this is a tribal dominated region, Madhya Pradesh. It has reported fully functionally literate district. It is reported as fully functionally literate district. Definition देख लेते fully functionally का. A person can be called fully functionally literate when he or she is able to write his or her own name, to count and read and write, right? So write his name, count, read and write. It also refers to capacity of person to engage in all those activities in which literacy is required for effective function of his or her group and community, right? ठीक है, so ये थोड़ा मुझे different लगा. In which literacy is required for effective functioning of his or her group and community, right? Right. Moving on. So this is Mandla district in Madhya Pradesh. Next one is progress on WASH in healthcare facilities 2000 to 2021 report. So report is released by WHO and UNICEF. So it focuses on WASH, that is water, sanitation and hygiene, and infection prevention and control, IPC. So key findings: half of world's healthcare facilities lack basic hygiene services, nearly 4 billion people at risk, right? Then lack of potential infection prevention in health facility impacts pregnant mother, newborns and children. Unhygienic healthcare facility influences disease transmission and emergence of antibiotic resistance. ठीक है, so एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो इसमें ये कौन से SDG के अंडर आएगा? SDG 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, राइट, करेक्ट. एंड ये वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन भी है ना, सो वाटर सैनिटेशन is 6 as well. Next one is accidental deaths and suicides in India report 2021. According to accidental deaths and suicides in India report 2021 by the NCRB, India saw 120 deaths per million population in 2021, the highest level ever. Right, so 120 deaths per million population hai ye, and this is the highest ever. And a report highlights the toll the pandemic appears to have taken on the emotional well-being of Indians. This report provides age group wise and sex wise details of accidental deaths, traffic accidents and suicide, including farmer suicides, which is crucial matter in India, right? Then NCRB also releases 2 other annual flagship reports. Ek hai Crime in India, the other one is Prison Statistics India. So Crime in India, it is information on cognizable crimes as reported in police stations, police casualties, police firing, police and civilians casualties. So everything like that has to do with police. And cognizable crimes as reported by police stations and all these things. Then prison statistics in India. So data like numbers and available capacity of different types of jails, strength and training of jail officials, and prison budget and expenditure. So everything that has to do with prisons. So these 2 reports are released by NCRB, and it is based on the principle of importance of adequacy of prison infrastructure for successful reformation of the prisoners. तो 2 रिपोर्ट है इसका जो अपने को याद होना चाहिए. जब भी आंसर कुछ आता है इसके अलावा, तो आप ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं उनको लिख सकते हो बाय NCRB, क्राइम इन इंडिया और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स. तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट से हमें पता लग रहा था कि इंडिया के प्रिजन के अंदर 60% पीपल आर अंडर ट्रायल, ठीक है.
और ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्रिजन का एक चीज दिख रहा था इसके अंदर। तो आई थिंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि 120% का ओवर ऑक्यूपाइड है हमारे प्रिजन्स, ठीक है। तो उसमें फिर इन्होंने रिकमेंड किया था फरलो पेरोल्स के जो कॉन्सेप्ट है इनको थोड़ा और लिबरली लिया जाए, मतलब और लिबरली दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट एनसीआरबी के बारे में आते हैं। तो एनसीआरबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कोई बता सकता है? Yes. करेक्ट, एमएचए के अंडर है। करेक्ट है, होम के अंडर है। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1986 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1997, ठीक है। और बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक डिजिटल टूल है जिसके थ्रू जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको एक्सेलरेट किया गया है। अब जो चार्जशीट है उनको मैनुअली फाइल नहीं करना पड़ता, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही सीधा जज के पास, रेस्पेक्टिव जज है उनके पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो ये सब चीजें जो है ये देखता है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है। अब कितना वो क्राइम रेट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हैं जो अपने को पता होने चाहिए। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? Cognizable, which is like recognized by the institutions like judiciary or for that matter police. Non-cognizable, I think it comes under civil matters which are not having that gravity of crime, I guess. अच्छा ट्राई था, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता। कॉग्निजेबल मींस कि ऐसा क्राइम जिसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, पुलिस जाती है तो सामने से पूछते हैं वारंट दिखाइए। तो अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वहां पे कोई भी वारंट की जरूरत नहीं है, आपको बस कंप्लेन होते ही अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो गया, या आपने किसी ट्राइबल के खिलाफ कुछ ऐसा काम किया है तो आपको डायरेक्टली बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। डाउरी एक्ट हो गया, इसके अंदर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में। एक और ऑफेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आई थिंक ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बेलेबल में मतलब जहां पे आप बेल ले सके थोड़े टाइम के लिए बाहर आ सकते हो, जैसे कि UAPA एक्ट है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब अगर आप उसके अंदर बुक हो गए तो आप बाहर नहीं आ सकते फिर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और एक और टाइप का मतलब एक और कैटेगरी ऑफ ऑफेंस होता है जो भी कॉमनली यूज होता है, कॉल्ड कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये बताएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये मतलब ये होता है ना कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है यार, इसको जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। करेक्ट। कंपाउंडेबल मतलब कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। जैसे हमने देखा था ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उनके अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। या फिर आप सपोज चोरी का इल्जाम है किसी पे, और वो जैसे ही केस होता है वहां पे जाके जज को बोल देता है हाँ मैंने ही चोरी करी है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैंने प्रॉम्प्टली एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब लंबा केस नहीं चलेगा, केस जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मेरे को कंसेशन मिल जाए इसके अंदर। तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यहाँ पे हम दे सकते हैं। लेकिन किसी पे मर्डर का चार्ज है, ठीक है, विच इज अ हीनियस क्राइम, तो ये एक नॉन कॉग्निजेबल क्राइम भी है। यानी यहाँ पे आप अपनी सजा बार्गेन नहीं कर सकते। अगर 7 साल की सजा है तो 7 साल की काटनी ही पड़ेगी, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल मीन्स। और याद रखना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसमें हम नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस है उनको ही कर सकते हैं, बाकी के लिए फिर वो जुडिशरी देखेगा, ठीक है। सो इतना था, मतलब ये कुछ बेसिक जुडिशियल टर्म्स है, क्योंकि यूपीएससी आजकल ये जुडिशियल टर्म्स भी पूछ रहा है तो इसके पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, अगेन एन इंपॉर्टेंट बॉडी जो कि अभी अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है। सिल्वर जुबली मतलब 25 ईयर्स। तो ये जो बॉडी है दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी फार्मा समझ के आप इसको हेल्थ मिनिस्ट्री कर दो तो याद रखना केमिकल के अंडर है। सो दिस वाज कंस्टिट्यूटेड बैक इन 1997। ये प्राइसेस जो है ड्रग के उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आई थिंक एक
यूएस का एक बहुत फेमस केस है जहां पे एक पर्सन ने एचआईवी के ड्रग की जो कंपनी थी उसको एक्वायर कर लिया, मतलब लोन लेके उसने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, और जो लाइफ सेविंग ड्रग था एचआईवी के अगेंस्ट, उस ड्रग के ऊपर उसने एक्सॉर्बियंट प्राइसेस कर दी, मतलब उसका प्राइस जो था ऑलमोस्ट 300-400% कर दिया था। तो ये एक एथिकल केस भी था और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस, फार्मा कंपनीज आर नोटोरियस फॉर सच प्रैक्टिसेस, कि वो अचानक से प्राइसेस बढ़ा देती जब उनको लगता है कि हाँ किसी दवाई की स्पेसिफिकली डिमांड अच्छी आ रही है, तो उसका प्राइसेस बढ़ा देती है। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारी मेडिसिन के जो है प्राइसेस रेज भी हुए, ठीक है। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एनपीपीए बनाया गया, ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट, ये एक ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, डीपीसीओ, ठीक है। आई थिंक 1940s का है ये। तो इसको, इसके अंडर ये ड्रग का जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल कैसे करता है? पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर कितना एक ड्रग के ऊपर रेट बढ़ाया जा सकता है। मतलब इन्फ्लेशन तो आप समझ ही सकते हो, इन्फ्लेशन की वजह से रेट तो बढ़ना ही है, लेकिन एक्सॉर्बियंट रेट ना बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन डेटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा था शुरू में जब कोविड जब आया था, अक्रॉस पैंडेमिक बन गया था, और इंडिया से बहुत सारी दवाइयों की बहुत मांग उठने लगी थी, ठीक है। तो उस दौरान हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन वो एक्सपोर्ट हो जाती, तो ऐसे डेटा को भी ट्रैक करने का काम जो है एनपीपीए ही करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसने एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू ये सिंगल विंडो सबमिशन एक्सेप्ट कर सकता है, और एक फार्मा सही दाम करके ऐप बनाया है, जिसके थ्रू जो दवाइयां हैं, शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, उनके जो प्राइसेस है उनको मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। या कंज्यूमर जो है इसके थ्रू उन ड्रग्स के प्राइसेस चेक कर सकता है कि ये सही दाम पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ठीक है। ऑल्दो अभी हम कह सकते हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जैसे नेटमैट्स हो गया, 1mg हो गया, इनकी वजह से अपना एक फार्मा रेवोल्यूशन आ रहा है कंट्री में, बट स्टिल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। रिसेंटली जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, पहले तो ये केवल फार्मा के लिए था, लेकिन अब मेडिकल डिवाइसेस मतलब जैसे कि हार्ट के स्टंट्स हो गए, ठीक है, सॉरी, मेडिकल डिवाइसेस, तो इसमें हार्ट का जो स्टंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट के लिए कुछ या जॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के डिवाइसेस को भी अब एनपीपीए देख रहा है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा? सर एक पूछना था कि रिसेंटली जैसे कि अभी आया ना न्यूज, ये गैम्बिया वाला, जहाँ पे ड्रग्स का जो एक इशू हुआ है, उसको कौन सा बडी देखता है? मतलब उसका यही देखता है या कोई दूसरा बडी है उसका? ये तो केवल प्राइसिंग देखता है, ठीक है। अब आप जो पूछ रहे हो कि इंडिया में सपोज मैं कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को इंडिया में अपना एक ड्रग लॉन्च करना है, तो अब परमिशन किससे लेना पड़ेगा? तो परमिशन मेरे को लेना पड़ेगा सीडीएससीओ से। सीडीएससीओ क्या? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाम थोड़ा देख लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आई थिंक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस शॉर्ट फॉर्म से, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसके वो हेड करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना ये सब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है। तो अगर आपको कोई भी ड्रग इंडिया में लॉन्च करना है या किसी ड्रग का पहले ट्रायल कराना है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी ड्रग को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, पहले एक ट्रायल रन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट कि एंट्री ऑफ ड्रग और जो प्राइसिंग ऑफ ड्रग है वो दो सेपरेट एंटिटीज है अंडर टू सेपरेट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो इतना ही था इसके अंदर, और किसी को कुछ ऐड करना? सर रिसेंटली ये देखा गया है कि रैम्पेंट अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स दिखा गया है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ती जाए। हाँ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स का इतना रैम्पेंट यूज कर रहे हो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही हार्मफुल चीज है। इसी के चलते हमने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को बैन होते देखा था, जैसे हमने रिसेंटली बात की थी कोलेस्टीन की,
ठीक है, एक बहुत हैवी एंटीबायोटिक था जो पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होता था ताकि चिकन बीमार ना हो, और चिकन बीमार नहीं होगा तो वो बहुत लार्ज साइज में हो जाएगा, 2-3 किलो का आराम से हो जाएगा वो चिकन, अगर कोलेस्टीन खिला रहे थे। लेकिन कोलेस्टीन जो था फिर बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन, मतलब यहाँ पे तो हम बायो एक्यूमुलेशन ही बोलेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली उसको फीड कर रहे थे, तो वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर जा रहा था जिसकी वजह से AMR डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एक और न्यूज इससे जोड़ सकते हैं बोले कि AMR को ना स्टॉप करने के लिए इंडिया में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, चेन्नई डिक्लेरेशन। अच्छा, cool है। तो आई थिंक ये देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बारे में हमने बहुत ब्रॉडली ऊपर देख भी लिया। सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल का जो सेशन रहेगा हमारा